नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोत्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई करंट अफेयर की क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रात तक की बनी सुर्खियों से 10 सवाल जो आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो डटा रहता है वही सफल होता है। दोस्तों, हमारी सफलता का राज सतत प्रयास और उसको सतत रूप से करते रहना है। यही बात इस कोटेशन में दोहराई गई है। और हमें जो आसपास का जो हमारा पर्यावरण है, जो उसमें रहने वाले जीव हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहले वो आप पर हंसेंगे, फिर आपकी सफलता को देखते हुए आपका विरोध करेंगे, और उसके बाद वो आपको स्वीकृति दे देंगे कि नहीं भाई, आप अच्छे हो। तो दोस्तों, सतत प्रयास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस ऐतिहासिक किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर समिति बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ है। पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो पेरिस, फ्रांस में हमारी यूनेस्को की 47वीं विश्व धरोहर बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में, ये जो बैठक है, इसमें भारत के 44वें विश्व धरोहर को शामिल किया गया। विश्व धरोहर को शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। और इस धरोहर का नाम है जिंजी किला। क्या नाम है इसका? तो जिंजी किला इसका नाम है। और ये जिंजी किला किससे संबंधित है? तो ये मराठाओं का किला रहा है। क्या रहा है? मराठाओं का किला रहा है। दरअसल मराठाओं के काल में 12 महत्वपूर्ण उनके दुर्ग थे। ठीक है, कितने दुर्ग थे? तो उनके 12 दुर्ग थे। मराठाओं के 12 दुर्ग थे। इनमें से 11 महाराष्ट्र में थे, और ये जो एक था, ये तमिलनाडु में था। तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के जिंजी किले को अभी किस में शामिल किया गया? तो विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। तो विल्लुपुरम में ये तमिलनाडु के स्थित है, जिसको कहाँ शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर साइट में इसको शामिल किया गया है। इसी के साथ भारत में कितनी साइट होगी? तो भारत में 44 साइटें हो गई हैं। ठीक है, कितनी साइटें हो गई हैं? तो 44 साइटें हो गई हैं। और इन 44 साइटों के साथ विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 6th हो गया है। यानी विश्व धरोहर की सूची में भारत 6ठे नंबर पर है, जिसके पास सबसे अधिक विश्व धरोहर क्या है? साइटें हैं। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपके विश्व धरोहर स्थल की, तो भारत में 44 है, जिसमें से 36 जो है अब कौन सी हो गई हैं? तो 36 हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो गई हैं। वहीं 7 हमारी प्राकृतिक है। प्राकृतिक कितनी है? तो 7 है। और उसके साथ ही एक हमारी जो है मिश्रित साइट है, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारी एक मिश्रित साइट है यूनेस्को की। तो याद रखेंगे, कंचनजंगा हमारी एक मिश्रित साइट है। 44 में से 36 हमारी सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है। अब अगर मैं बात करूं यूनेस्को की, यूनेस्को तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन
एजुकेशन, साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में ही है। तो पेरिस फ्रांस में इसकी 47वीं अभी हाल ही में बैठक हुई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे क्या है, आंद्रे अजोले हैं, यानी आंद्रे अजोले जी क्या है, इसके हेड है। तो ये हमारी यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी हो गई। ठीक, तो इस विरासत में कौन सा मिल हुआ है, तो जिंजी किला को शामिल किया गया है। साथ ही इसी के साथ ही इसमें 3 देशों की जो विश्व धरोहर है उनको संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची से भी बाहर किया गया है। यहीं पर 3 देशों की संकटग्रस्त सूची से 3 साइटों को बाहर किया गया है। 3 साइटों को बाहर किया गया। ठीक है, तो 3 साइटों को इसमें बाहर किया गया। तो वे देश कौन कौन से हैं, तो वे देश हैं मेडागास्कर जो एक अफ्रीकी देश है। तीनों ही अफ्रीकी हैं ऐसे तो, दूसरा मिस्र और तीसरा लीबिया को आप गद्दाफी के नाम से भी जानते होंगे, यानी गद्दाफी यहाँ का प्रमुख शासक था। तो इनकी 3 साइटों को, और वो 3 साइटें कौन कौन सी हैं, मेडागास्कर के मेडागास्कर के क्या है, वर्सामन है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम आशी ताना के नाम से जानते हैं। तो ये वर्सामन आशीताना यहाँ से बाहर किए गए हैं। और मिस्र का अबू मैना को यहाँ से बाहर किया गया। और लीबिया का एक पुराना शहर है, और उसका नाम है उस पुराने शहर का नाम है गदामेश, इसके शहर का नाम है। तो इन तीनों को भी इसे संकटग्रस्त सूची से बाहर किया गया है, यानी पहले इन पे संकट बना हुआ था, अभी इनके रखरखाव के कारण यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी है। तो ये हमारा जिंजी का किला हो गया, जो मराठा सेना का एक प्रमुख केंद्र रहा है और इस तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित मराठे किलों को शामिल किया गया है। अब ये हमारी साइटें, जो हमारी 36 साइटें हैं, वो 36 साइटें हैं, उसको इसमें शामिल किया है। 36वीं मैंने आपको बताई अभी कौन सी, जिंजी किला। तो ये 35 साइटें, जिसमें पिछले साल 2024 में मोहिउद्दीन जो ओहम वंश का कब्रिस्तान था उसको इसमें शामिल किया गया था। उससे पहले होयसर कर्नाटक का मंदिर और शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल किया गया। तो अभी लेटेस्ट आप ये 3-4 याद कर सकते हैं, बाकी जो आपके राज्य से संबंधित हैं उसको आप अवश्य याद रखें। ठीक है, जैसे ये तो आप 3-4 तो याद रखेंगे, धोलावीरा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप याद रखेंगे, बाकी अपने राज्य की आपको अवश्य याद होनी चाहिए। जैसे यूपी वालों को उत्तर प्रदेश की याद होनी चाहिए, जितनी भी उत्तर प्रदेश की साइटें हैं वो सब किसको याद होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये ताजमहल है, आप इसको इधर लिख सकते हैं, ताजमहल। स्क्रीनशॉट में नहीं है तो मैंने अलग से ताजमहल को लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारी 7 प्राकृतिक साइट है। 35 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव है, मानस, नंदा देवी, सुंदरवन, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन कुछ देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इनको अभी मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्किशस,
ये इनको सम्मान किसने दिया है? तो साइप्रस ने दिया है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के कितने सम्मान हो चुके हैं? तो 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के देशों ने इन्हें क्या है, सम्मानित किया है। हाल ही में भारत ने 4 साल बाद उत्तर कोरिया में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो भारत ने अभी 4 साल बाद उत्तर कोरिया में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो उनका नाम है इलियावती इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया? तो अभी हमारे यहाँ पर डीआरडीओ प्लस वायुसेना इन दोनों ने मिलकर अभी इन दोनों ने चांदीपुर रेंज, कहाँ पर? तो चांदीपुर रेंज उड़ीसा, जो क्या है, डीआरडीओ का एक लॉन्चिंग स्टेशन है या परीक्षण केंद्र है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या किया? यहाँ से इन्होंने एक अस्त्र मिसाइल, कौन सा? अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया। अस्त्र मिसाइल जो क्या है, एक बियॉन्ड एयर टू एयर मिसाइल है। तो क्या है? BVRAAM क्या है? मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो हमारी जहां तक हम देख सकते हैं उससे भी बाहर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जहां तक हमें दिख रहा हो उससे भी दूर मार करने वाली, एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये कौन सी मिसाइल है? अस्त्र मिसाइल है। और इसको किससे लॉन्च किया गया? तो इसे सुखोई MK3I क्या है? हमारा जो फाइटर जेट है, इससे लॉन्च किया गया। और इसके 2 परीक्षण किए गए जो अलग अलग दूरियों पे थे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो BVR ये जरूर याद रखेंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हम डीआरडीओ की, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई। आप ये याद रखेंगे 1 जनवरी जो ये तारीख है, इसमें हमारे यहाँ 2 संस्थाओं की स्थापना की गई, एक डीआरडीओ और दूसरा नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में और ये 1958 में इसको स्थापित किया गया था। अगर बात करूँ इसका मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था कौन सी है? हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं इसके लॉन्चिंग स्टेशन की, तो इसके लॉन्चिंग स्टेशन कौन कौन से हैं? तो इसके 2 प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन हैं। एक हमने पढ़ा चांदीपुर रेंज, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में, चांदीपुर रेंज उड़ीसा। और एक व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अभी क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप हमने रख दिया है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के सामने स्थित है। यानी उड़ीसा के सामने बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप, उस पर इसका परीक्षण किया जाता है। अगर बात करें वर्तमान इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनका नाम है समीर कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अगर बात करूँ इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था दौलत कोठारी। क्या नाम था? दौलत कोठारी है। कई बार एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने के लिए हमसे पुराना अध्यक्ष या शुरुआत वाला अध्यक्ष अवश्य पूछ लेता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए
अब ये हो गया हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा सुखोई विमान और ये अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल से सुखोई विमान, ये अस्त्र मिसाइल हो गई। ये हमारा सुखोई MK3I हो गया। और ये हमारा DRDO, जिसका देह वाक्य आप जरूर याद रखेंगे। तो इसका देह वाक्य क्या है? देह वाक्य क्या है? तो बलशम मूलम विज्ञानम, ये इसका देह वाक्य है। यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका अर्थ क्या है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अभी DRDO के कुछ उत्पाद काफी चर्चा में रहे, जैसे इनकी नाग मिसाइल। कौन सी? नाग मिसाइल। नाग कौन सी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। नाग कौन सी है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। वहीं अगर बात करूं गौरव क्या है? तो एक ग्लाइड बम है, ग्लाइड बम। ठीक है। इनका आकाश तीर जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी चर्चा में रहा। तो आकाश तीर ये क्या है? तो एक एयर डिफेंस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ठीक, तो ये हमने जाना अपने डिफेंस के बारे में। अब क्वेश्चन रिवीजन पे, हाल ही में चर्चा में रहा ईरान का प्रमुख परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो अभी परमाणु संयंत्र ईरान के काफी चर्चा में रहे। तो इनके कई रहे, जैसे नतांज और फार्दो, इफ्तहान, ये इनके क्या परमाणु संयंत्र चर्चा में रहे। हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर? चेन्नई में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। भारत 2047 तक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य क्या है? यानी 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा कितनी उत्पादित करने लगेगा? तो ये हमारी 100 गीगावाट हमारी क्या है? लक्ष्य है। हाल ही में रेडियो निलिका किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये केरल द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ऑपरेशन शिव किस पल या संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी क्या है? हमारे यहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। कौन सी यात्रा? अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, शुरू हो रही है। तो इसकी सुरक्षा के लिए, इस पर खतरे को देखते हुए इसकी सुरक्षा के लिए हमारी भारतीय सेना ने, तो भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। ठीक है, और तो ऑपरेशन शिवा किसने शुरू किया? तो हमारी जो भारतीय सेना है इसने शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया? तो जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया। ऑपरेशन शिवा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ठीक है, ऐसे ही अभी जो हमारी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, कावड़ यात्रा, तो इससे पहले उत्तराखंड ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कालनेमी, जिसमें जो हमारे नकली बाबा हैं, जो बाबाओं का भेष बनाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए कालनेमी उत्तराखंड ने शुरू किया गया है। इसमें बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो बाबाओं का भेष बनाकर वहाँ पर पहुँच गए हैं हरिद्वार में, तो उनको भी इसमें पकड़ा जा रहा है और उनकी अच्छे से मरम्मत और कुटाई, मतलब अच्छा डोज उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपना भेष बदलकर कालनेमी राक्षस की तरह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर ये हमारी यात्रा होगी, पहलगाम यात्रा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो हमारा एक पहाड़ी राज्य है, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? एक यूटी बना दिया गया। किससे अलग करके? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग करके एक
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुआ, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा है, तो यहाँ पर चुनाव हुआ और यहाँ पर जो सीएम बने उनका नाम है उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल हमारे मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है, तो मनोज सिन्हा यहाँ के हमारे उप राज्यपाल बने हैं। ये पहले से ही यहाँ पर नियुक्त हैं। तो उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है, तो मनोज सिन्हा जी यहाँ पर नियुक्त हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, ठीक है, तो खीर भवानी आदि महोत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। तो कौन कौन से, खीर भवानी और आदि महोत्सव। ऐसे ही सिंघे खब्बास, कौन सा, सिंघे खब्बास यहाँ का प्रमुख त्योहार है। अगर बात करूँ यहाँ पर होने वाले लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ के लोक नृत्य में प्रमुख है जैसे दुम्हल, कौन सा, तो दुम्हल, हाफिजा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। राउफ और दुम्हल, हाफिजा, राउफ यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अगर बात करूँ राष्ट्रीय उद्यान की, तो दाजिगम, सलीम अली, ठीक है, और दाजिगम, सलीम अली और किश्तवाड़, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा, पिछले महीने के डिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन सिंधु किस देश के भारतीय नागरिकों को निकासी के लिए शुरू किया गया, तो भारत के जो नागरिक थे जो ईरान में फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। एक्सियम 4 मिशन भारत के प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो शुभांशु शुक्ला जी, कौन कर रहे हैं, शुभांशु शुक्ला जी एक्सियम 4 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग किस कंपनी द्वारा मानेसर में शुरू की गई, तो ये मारुति सुजुकी ने शुरू की है, ठीक है, मारुति सुजुकी द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये कौन सा मंत्रालय है, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया है, तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होती हैं, राष्ट्रपति इनके लिए एक अनुच्छेद 80 दिया हुआ है, अनुच्छेद 80। ये अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को अधिकार देता है, राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्रपति के मन के हिसाब से उनको क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, मनोनीत करता है, ठीक है। और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होंगे, तो ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से होते हैं, 4 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं, तो कला, साहित्य विज्ञान और समाज सेवा। तो ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, जो 4 क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से नियुक्त करता है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने, 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, ठीक है, मनोनीत किया है। कितने सदस्यों को, 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। और ये 4 सदस्य कौन कौन है, तो ये 4 सदस्य हैं उज्ज्वल निगम, कौन है, तो उज्ज्वल निगम एक सदस्य है, ठीक है, उज्ज्वल निगम जो एक वकील है, क्या है,
तो एक वकील है। दूसरा, एक मास्टर जी को भी इसमें नियुक्त किया गया है, यानी सदानंद मास्टर इनका नाम है, और इनका क्या है, पेशा भी इनका शिक्षक है, यानी ये एक अध्यापक ही हैं और इनको सी सदानंद मास्टर के नाम से जाना जाता है। एक हर्षवर्धन सांगला जी हैं, हर्षवर्धन सांगला, इनको भी इसमें मनोनीत किया गया है। और ये क्या है, तो ये पूर्व विदेश क्या रहे हैं, राजनयिक रहे हैं, विदेश राजनयिक, यानी इन्होंने क्या है, देश के लिए पहले सेवा की हुई है। और जो चौथे किए गए हैं वो मीनाक्षी जैन है, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो क्या है, एक इतिहासकार है। तो ये क्या है, एक इतिहासकार, तो इन सबको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और ये राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है 4 सदस्यों को। हाल ही में चर्चा में आया रीड पेस्ट वायरस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। तो हमारे यहाँ जानवरों में एक वायरस आया है रिंडर पेस्ट, जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। हाल ही में नक्शा कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। तो जो नक्शा कार्यक्रम है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, अगला, आरबीआई एजेंसी बैंकों को सरकारी इंटरनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला राज्य जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की, तो अभी बिहार में चुनाव है, तो वहीं पर ये प्रणाली शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्या, तो भारत ने अभी क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में अब तक का आयोजित सबसे बड़ा क्या है, युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, ठीक है। इसमें 19 देशों के 3500 से अधिक क्या है, सैनिक भाग ले रहे हैं, सैनिकों ने भाग लिया, ठीक है। कितने, तो 19 देशों के 3500 से अधिक सैनिकों ने इसमें भाग लिया है। तो इसका नाम क्या है, अगर बात करूँ इसका नाम क्या है, तो टैलिस्मैन सेवर इसका नाम है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास हो गया, टैलिस्मैन सेवर युद्ध अभ्यास। कौन सा, तो ये नहीं, टैलिस्मैन सेवर, क्या नाम है इसका, टैलिस्मैन सेवर इसका युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो टैलिस्मैन सेवर इसका युद्ध अभ्यास का नाम है। कहाँ पर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है, और इसमें 19 देशों के 3500 से अधिक सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है, तो इस बार इसका 11वां संस्करण है, यानी इसका 11वीं बार ये आयोजित किया जा रहा है। तो आयोजित कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही इसको आयोजित किया गया है, जिसमें 19 देशों के 3500 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं मालाबार, तो मालाबार 4 देशों के बीच होता है, जिनको हम क्वाड के नाम से जानते हैं, जिसमें यूएसए, भारत, जापान और चौथा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास ये भी है। और एक ऑस्ट्रो हिंद, कौन सा, ऑस्ट्रो हिंद भी किसके बीच होता है, तो ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, ठीक। तो ये हमारे कुछ युद्ध अभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया के बीच और भारत के बीच होते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपको ऑस्ट्रेलिया की, चलिए
तो ये हमारे सैनिक और ये ऑस्ट्रेलिया के सैनिक जो आपस में एक मेडल साझा करते हुए। चलिए अब अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा। अगर हम बात करेंगे नक्शे की, यानी मैप में, ये हमारा भारत, और भारत से अगर हम कहाँ पर जाएंगे तो हमारे दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पहली बात तो यही है कि यह एक ऐसा देश जिसके नाम पर एक महाद्वीप का नाम है, महाद्वीप का नाम है। इसको अन्य नाम क्या है, तो इसको प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश या द्वीपीय देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी है, तो अगर बात करें इसकी राजधानी, तो राजधानी इसकी कैनबरा है। यानी इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कैनबरा है। कैनबरा इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हुई, कैनबरा हुई। अगर बात करूँ इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला, यहाँ पे सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला द डिवाइडिंग रेंज है। क्या है, डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी ये पर्वतमाला है, यानी इसके पूर्वी हिस्से में डिवाइडिंग रेंज इस पर्वतमाला है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी मरे है। मरे नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो डार्लिंग इसकी सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील यहाँ की सबसे बड़ी झील, तो आयर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है, तो आयर नाम की झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर एक कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति संरचना है, जो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति संरचना है, और वो कहाँ पर है, तो इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति की एक संरचना है, जो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति की संरचना है, और ये इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ घास के जो मैदान होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। घास के मैदानों को डाउन्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जो दो हीर सोने की खानें हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। सोने की खानें यहाँ की क्या है, बड़ी प्रसिद्ध है, और उनके नाम क्या है, तो कुल गार्डी और कलगुर्डी। जो यहाँ की दो खाने हैं उनका नाम क्या क्या है, तो कालगुर्डी और कुलगार्डी यहाँ की दो खाने हैं। और यहाँ पर एक हीरे की खदान भी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो किम्बरले खदान यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी हमारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में होगी। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल ने अपना पहला एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC किस भारतीय शहर में लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग के लिए पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है, तो ये यूक्रेन के साथ आयोजित की है। विश्व आर्थिक मंच WEF ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, या भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत को 71वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस घोषित किया है, तो 2026 को घोषित किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2025 को किसका वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो हाल ही में क्या था, अभी विंबलडन आयोजित हुआ। कहाँ पर, विंबलडन
इसमें जो हमारे जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर, इन्होंने पहली बार, ये कहाँ का है, इटली की, और पहली बार इन्होंने क्या जीता है, विंबलडन जीता है। और इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने जो हराया है तो वो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हराया है। और ये कहाँ पे है, तो स्पेन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुरुष। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं महिलाओं में, महिलाओं की, तो महिलाओं में हमारी कौन विजेता रही, तो महिलाओं में जो हमारी विजेता है उनका नाम है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ठीक है। ये हमारी महिलाओं में क्या है, विजेता हैं। और ये कहाँ की है, तो पोलैंड की ये खिलाड़ी हैं। तो पोलैंड के खिलाड़ी महिलाओं में ईगा स्वीटेक ये जीती हैं। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने यूएसए की, जो यूएसए की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अमांडा, अमांडा, इनको इन्होंने हराया है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, विंबलडन की। अगर मैं बात करूँ टेनिस की, टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और जो हमारा साल है उसका पहला ग्रैंड स्लैम हमें इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जानते हैं। फिर जो दूसरा होता है उसको हम फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा विंबलडन, जो हमने पढ़ा विंबलडन। और जो चौथा होता है उसको हम यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। कौन सा ओपन, तो यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। अगर बात करूं तो सबसे पुराना इनमें से कौन सा है, तो सबसे पुराना 1877 में विंबलडन शुरू हुआ। उसके बाद यूएस ओपन 1881 में और फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ। और सबसे नवीनतम जो 1905 में शुरू हुआ उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है, ये दोनों किसमें, तो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। जो हमारा अभी विंबलडन हुआ है ये कहाँ, तो ये घास के मैदान पर खेला जाता है और ये क्ले यानी मिट्टी वाले मैदान पर खेला जाता है। अगर बात करूँ हमारे यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, क्योंकि ये दोनों अभी हो चुके हैं और विंबलडन तीनों हो चुके हैं, अभी सिर्फ उस साल में कौन सा ग्रैंड स्लैम बचा है, तो यूएस ओपन बचा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन रहे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर ही जीते थे, जेनिक सिनर ही विजेता रहे थे पुरुषों में। और महिलाओं में जो इनकी विजेता थी उसका नाम था ईगा, महिलाओं में जो थी वो मेडिसन कीज, मेडिसन की महिलाओं में इसकी विजेता रही। वहीं अगर बात करूँ फ्रेंच ओपन में, तो हमारे कार्लोस अल्कराज जीते थे। कौन से, कार्लोस, जो अभी हारे हैं, तो कार्लोस अल्कराज जीते। और महिलाओं में कौन जीती थी, तो कोको गॉफ, कोको गॉफ महिलाओं में जीती थी। चलिए, तो ये रहे हमारे जेनिक सिनर और महिला जो किसमें जीती हैं, विंबलडन जीते हैं। चलिए, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो जो हमारा हिंदी का साहित्यिक पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो प्रवेश यादव को मिला है। प्रवेश यादव जी को हमारा क्या मिला है, ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार, तो हिंदी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। हाल ही में HAL को इसरो ने किस तकनीक के निर्माण के व्यवसायीकरण का 511 करोड़ का सौदा हुआ है, तो जो हमारा SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके लिए हुआ है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नियमीकरण चूक के लिए 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है, तो फिनो पेमेंट बैंक। कौन से, तो फिनो पेमेंट बैंक के लिए बैंक में ये लगाया गया है। हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NC 2025 में जूरी पुरस्कार जीता है, तो देसी ऊन फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, तो हमारी जो वर्षा देशपांडे हैं, देशपांडे, इनको UN
किस क्षेत्र में? तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय। तो जो हमारी ये वर्षा देशपांडे हैं, ये क्या है? ये एक वकील है। कहाँ की? तो महाराष्ट्र के सतारा की। तो महाराष्ट्र के सतारा, महाराष्ट्र के कौन से? सतारा में, सतारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? ये अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी वकील है। और किस काम के लिए फेमस है? ये हमारे लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। तो इसके काम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात रोकने के लिए आजीवन कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। यानी जो हमारी लिंग समानता है, जो लड़कियों को हम गर्भ में ही चेक करने के बाद मरवा देते हैं, उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके लिए इन्हें क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की, राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की, तो ये किसको दिया जाता है? तो ये जो हमारे जो पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो किसके लिए? जो हमारे जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य में जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। अगर बात करो इसकी स्थापना की, तो इसको स्थापित किया गया। तो इसको स्थापित 1981 में इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर मैं कुछ अभी महत्वपूर्ण जो अवार्ड मिले हैं उनकी बात करता हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमारे बानू मुश्ताक जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे विनोद कुमार हैं इनको मिला। विनोद, अरे भैया विनोद, अरे भाई विनोद लिखा जाओ। विनोद कुमार शुक्ला जी को क्या है? ये सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ला जी को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो सरस्वती सम्मान ये भद्रेश्वर को मिला। भद्रेश्वर महाराज जी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार से तो मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया। मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया। किससे? तो ये हमारे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जो हमारा पीतजेकर है, वास्तुकला सम्मान, वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? तो वास्तुकला पुरस्कार ये लिंग जियाकुन को इस बार दिया गया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो हाल ही में साझा किए गए। तो ये हमारी कोसा जी जिनको जनसंख्या और लिंग अनुपात के क्षेत्र में काम करने के लिए यूएन जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में NPCI के नियम के अनुसार UPI लेन देन कितने समय में पूरा करना होगा? तो 10 से 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। हाल ही में धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया? जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हमारे जनजातीय मंत्रालय किस मंत्री के अधीन है। हाल ही में ऑपरेशन प्रोविजन 3 किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया। ठीक,
सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब? 18 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के जो 87वें ग्रैंड मास्टर हैं वो हरिकृष्ण ए बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण ए बने हैं। और कहाँ पर इन्होंने? तो फ्रांस में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में ये उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो कहाँ पर बने हैं? तो ये फ्रांस में हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये है हमारे सनातन ए। चलिए, हाल ही में बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जर्मनी में आयोजित की गई। हाल ही में इंटरनेशनल बिग क्लाइमेट अलायंस की पहली एमएनसी कहाँ आयोजित हुई? तो ये हमारी नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नैनो कप तकनीक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जा रहा है? तो ये कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो हमारे राम बहादुर राय हैं, इनको सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व अवसर हाल ही में किस राज्य ने हरेला पर्व के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई है? तो ये योजना हमारे किसकी है? उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का जो त्योहार है हरेला, उस पर 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे? 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो किसकी योजना है? तो ये उत्तराखंड की योजना है। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड हमारा किस से बॉर्डर साझा करता है? तो इसे 2 देशों से 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है, नेपाल से और तिब्बत से। और एक तरफ हिमाचल प्रदेश यूपी से बॉर्डर साझा करता है। ये हमारे पुष्कर धामी जी जो कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के सीएम हैं और हमारे पीएम मोदी जी। हाल ही में जारी पीजीआई रिपोर्ट 2023-24 के लिए शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया है? यानी पीजीआई रिपोर्ट के लिए 2023-24 में किसे मिला है? तो चंडीगढ़ को मिला है। चंडीगढ़ पीजीआई को ये नंबर 1 स्थान मिला है। फतेह मिसाइल किसकी है? तो फतेह मिसाइल अभी ईरान की है, काफ़ी चर्चे में रही। क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो इसकी यात्रा किए हैं। हाल ही में जिया और एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो स्पेस एक्स के साथ इंटरनेट के लिए साझेदारी की गई है। चलिए, हाल ही में किस 2 यूरोपीय देशों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो हाल ही में इटली और नीदरलैंड। किसने किया है? इटली और नीदरलैंड। क्योंकि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है तो वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भारत प्लस श्रीलंका में आयोजित हो रहा है। तो इसमें 2 देश इटली और नीदरलैंड शामिल हुए हैं। इटली पहली बार वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में शामिल हुआ है। ठीक है, और ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा टीमों का वर्ल्ड कप होने वाला है। इसमें 15 टीमें भाग लेंगी, यानी अब तक की सर्वाधिक टीमें इसमें भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रसार भारती ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? ये हमारे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जो हमारी हैंडबॉल है उसको बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हमारी प्रसार भारती ने इस पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक हैं इनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, क्योंकि भारत 2070 तक क्या होना चाहता है? शून्य कार्बन उत्सर्जन देश होना चाहता है। इसके लिए हमने क्या किया है? ये सारी स्कीमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल जो सुर्खियों में रहे। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो अगर हमारा प्रयास ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।